बस मैं आज सेंड कर दूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आवाज आ रही है मेरी? रिवाइज करें, 2 मिनट दे रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? सवाल पूछता हूँ फिर देखते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है बेटा? ओके, रिवाइज कर लिया? चले भाई, कर दो लाइट ऑफ। मुझे एक बात ये बताइए कि रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के अंदर हमने सबसे पहले एक चीज पढ़ी थी अपने पास, सही है? हमने सबसे पहले अपने पास एक चीज पढ़ी थी, इसका नाम था रिग्रेशन मॉडल। अब सर अगर रिग्रेशन मॉडल की हम बात करते हैं तो हाँ भाई, रिग्रेशन मॉडल क्यों यूज होता है? ठीक है, और कोई एग्जांपल कोड करो जिसके ऊपर रिग्रेशन मॉडल फिट हो रहा। सेल्स, और वो तो मैंने आपको बताई थी ना, नहीं सोचो ना, सब एक एक एग्जांपल सोच लो, हो सकता है किसी का नंबर आ जाए। मैं अभी एग्जांपल पूछूंगा रिग्रेशन मॉडल की। जी हाँ, तुम्हारी पहली क्लास है क्या? नहीं, पहले नहीं है ना? हाँ, तो एग्जांपल बताना बेटा, रिग्रेशन मॉडल की एक एग्जांपल बताओ जिसके ऊपर रिग्रेशन मॉडल फिट हो रहा। सेल्स और मार्केटिंग, अच्छा, हाँ भाई, ओके, हाँ, ये क्या बात है? दुकान खुली हुई है, सेल हो ही नहीं रही, फिर? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। हाँ लड़की, अच्छा, हाँ, अरे इन्फ्लेशन और इकोनॉमी के ऊपर, जैसे कि मिसाल के तौर के ऊपर इन्वेस्टमेंट और रिटर्न हम अपने पास एग्जांपल कोड कर सकते हैं, ठीक है ना? सेल्स और जीडीपी, ठीक है, कंट्री का जीडीपी के ऊपर अगर इफेक्ट पड़ता है तो कंपनीज की सेल के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, ठीक है ना? तो इस तरह के एग्जांपल हम कोड कर सकते हैं। और रिग्रेशन मॉडल के अंदर जो यूजेस है वो यूज करते हैं किस लिए? फोरकास्टिंग के लिए। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? फ्यूचर प्रिडिक्शन। तो फ्यूचर के बारे में हमें
अगर प्रिडिक्ट करना हो कोई सी चीज तो हम रिग्रेशन मॉडल यूज कर सकते हैं। फिर सर रिग्रेशन मॉडल के अंदर हमने 2 वेरिएबल्स पढ़े थे। 2 वेरिएबल्स, पहला वेरिएबल जिसको हम लोग बोलते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सेकंड वेरिएबल जिसको हम लोग बोलते थे डिपेंडेंट वेरिएबल। बाय डिफॉल्ट हम क्वेश्चन के अंदर या क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेटर किससे डिनोट करते हैं? एक्स से, और डिपेंडेंट वेरिएबल को लेटर वाई से डिनोट करते हैं, ऐसा ना? अच्छा जी, फिर से सेकंड चीज में हमारे पास आता है रिग्रेशन इक्वेशन। ट्विंस। रिग्रेशन इक्वेशन में हमने कौन कौन सी इक्वेशंस पढ़ी है? मतलब कि पहली इक्वेशन ये कह रही है y ऑन x, और सेकंड इक्वेशन कौन सी है? x ऑन y। y ऑन x की इक्वेशन क्या बेटा? y इज इक्वल टू कितने bx? a प्लस bx। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? y यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मिस्टर टोपी, यहाँ पर a का फॉर्मूला क्या है? हाँ, y बार माइनस b इंटू एक्स बार। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, वो ही बता दो मेरा भाई। सम ऑफ y ओवर n माइनस b इंटू सम ऑफ x ओवर n, ऐसा ना? ये a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिग्रेशन कांस्टेंट, कि इतना तो फिक्स होगा ही होगा, ऐसा ना? मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं मार्केटिंग ना भी करूं तो कुछ सेल्स तो जनरेट होगी नहीं होगी, तो ये वो फिक्स सेल्स है जो मार्केटिंग करे बगैर भी हमारे पास क्या होगी? जनरेट होगी, ऐसा ना? ये बी क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट। हाँ भाई, दूसरी ट्विंस। रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? n इंटू सम ऑफ एक्स वाई इंटू सम ऑफ y ओवर n एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सही बताया भाई फॉर्मूला? ओके सर। फिर सर हमारे पास सेकंड रिग्रेशन इक्वेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं x ऑन y। x ऑन y का फॉर्मूला क्या है? हाँ, x ऑन y का फॉर्मूला क्या? बगैर देखे, ऊपर देख के। हाँ हाँ, y इज इक्वल टू c प्लस d है, बिल्कुल गलत बता। चलो हाँ, c प्लस dy, ऐसा ना? यहाँ पर c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, रिग्रेशन, और d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिग्रेशन कोफिशिएंट, ऐसा ना? हाँ भाई, d का फॉर्मूला बताओ। n सम ऑफ एक्स वाई ठीक है, एक्स स्क्वायर तो वहां आ गया ना, वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ऐसा ना? सी का फॉर्मूला बताओ, तुम भी बता दो सी का फॉर्मूला भी। ये शर्माते रह जाएगा, दूसरे लोग बोल के नहीं बोलते। हाँ भाई, इसको बंद कर भाई, इधर देख के बता। सी का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ एक्स ओवर एन ऐसा। क्या हम इसको यूं लिख दें कि एक्स बार माइनस डी इंटू वाई बार,
एक ही बात है, ऐसा ना। ओके सर, फिर हम अगर आगे मूव करें, हम आगे मूव करें, तो मुझे बताओ अगर सवाल में हमें ना x ऑन y का बताए ना y ऑन x का बताए, तो हम बाय डिफॉल्ट वाली कंडीशन लेके कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन लगाते हैं? y ऑन x हम बाय डिफॉल्ट वाली, बाय डिफॉल्ट हम हर डिपेंडेंट वेरिएबल को y से डिनोट कर देंगे और हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से डिनोट कर देंगे और y ऑन x वाली इक्वेशन बाय डिफॉल्ट आप सवाल के ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, x ऑन y कब लगाऊंगा? जब सवाल में स्टेट किया होगा कि x ऑन y की इक्वेशन ड्राफ्ट करें। ठीक है ना। फिर सर तीसरे नंबर के ऊपर, थर्ड पार्ट के ऊपर हमने एक चीज देखी जिसको बोला था हमने कोरिलेशन। क्या रोजा, कोरिलेशन क्या बताता है बेटा? मतलब अगर मैं यूं लिख दूं रिलेशनशिप बिटवीन कितने वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, ये टू वेरिएबल्स वही रिग्रेशन वाले हैं जो ऊपर हमने अभी देखे थे, ऐसा ना। रिलेशनशिप की कितनी टाइप्स है हमारे पास? तीन। कौन कौन सी? पॉजिटिव रिलेशन, एक मिनट लिखने दो, पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन एंड नो रिलेशन। बस इतना ही है, कुछ और भी है? और भी है, और क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव का होगा नेगेटिव रिलेशनशिप के अंदर है। परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर होगा, ऐसा ना। और नो रिलेशन के अंदर भी परफेक्ट नो रिलेशन है क्या? नहीं, कोई कहानी नहीं है नो रिलेशन के अंदर। ठीक है ना। और नेगेटिव रिलेशनशिप के अंदर भी परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन की, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप की कहानी है, ऐसा ना। अच्छा भाई, फिर थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और मुझे ये बताएं कि कोरिलेशन मेजर करने के दो मेथड है। एक बार जैसे पूछूंगा यार वही जवाब देगा। हाँ लड़की, हाँ। स्केटर डायग्राम और, या तो मैं स्केटर डायग्राम बना लूं या तो मैं क्या बना लूं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ऐसा ना। हाँ भाई, स्कैटर डायग्राम अगर मैंने देखा हूं, स्कैटर डायग्राम तो स्कैटर डायग्राम में अगर मैं पॉजिटिव रिलेशन, अगर मैं स्कैटर डायग्राम में पॉजिटिव रिलेशनशिप की डायग्राम बनाऊं तो मेरी जो ग्राफ की जो लाइन आएगी, लाइन ऑफ बेस्ट, वो कहां से कहां जा रही होगी, सिर्फ वो बताएगा है। बॉटम लेफ्ट क्या होता है? लोअर लेफ्ट बोला था हमने तो। लोअर लेफ्ट टू अपर राइट की तरफ क्या कर रही होगी, अपनी लाइन मूव कर रही होगी। ठीक है, जिसको हम लोग लाइन ऑफ बेस्ट भी बोलते हैं, ऐसा ना। और सारे के सारे पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्लोज क्लोज होंगे, दूर दूर होंगे, या लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर होंगे? लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्या होंगे? क्लोज टू होंगे। सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ होंगे? लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्लोज टू होंगे। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की भी इंक्रीज हो रही होगी, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। अगर एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा भी कम होगा, ऐसा ना। फिर सर हमने सेकंड पे डायग्राम बनाई थी परफेक्ट पॉजिटिव की, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव की रिलेशन की जो डायग्राम में लाइन ऑफ बेस्ट फिट थी वो कहां से कहां जा रही थी? सर वो भी लोअर लेफ्ट टू
अपर राइट मूव कर रही थी ऐसा, और इसमें जो सारे के सारे पॉइंट्स है वो कहाँ थे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर थे सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, लेकिन एक ब्रैकेट में डाल के एक चीज लिखवाई थी, सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन का मतलब है, क्या मतलब है, अगर x की वैल्यू 2 यूनिट से बढ़ेगी तो y की भी 2 यूनिट से बढ़ेगी, अगर x 4 यूनिट से बढ़ेगा तो y भी, पॉजिटिव में ऐसा नहीं था, पॉजिटिव में हो सकता है अगर x 4 यूनिट से बढ़ रहा है तो y 5 से बढ़े, 8 से बढ़े, 2 से बढ़े, 1 से बढ़े, बढ़ेगा, लेकिन सेम वैल्यू से नहीं बढ़ेगा, ऐसा ना। ओके, फिर हमने सी पे डायग्राम देखी थी अपने पास, नेगेटिव रिलेशन की, सेकंड ट्विंस, हाँ तुम सेकंड ट्विंस हो, तुम फर्स्ट ट्विंस, ठीक है ना, तुम छोटी हो ना, हाँ तो सेकंड ट्विंस हो। बताओ नेगेटिव रिलेशनशिप में जो हमारे ग्राफ में लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती है वो कहां से कहां घूम रही होती है, अपर लेफ्ट से, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट की तरफ मूव कर रही होगी ऐसा, और हमारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे 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 कहाँ होंगे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्लोज टू होंगे। और नेगेटिव रिलेशनशिप का ये मतलब है कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू, मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। क्या यहाँ सेम प्रोपोर्शन लिखूं, नहीं सर, वो कहाँ आएगा, परफेक्ट पॉजिटिव में आएगा, परफेक्ट नेगेटिव के अंदर। इसका मतलब अगर हम परफेक्ट नेगेटिव, अगर हम परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप देखें, अगर हम परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप देखें मेरा भाई, तो अगेन मेरा ग्राफ अपर लेफ्ट टू लोअर राइट मूव कर रहा होगा, और सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ होंगे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर होंगे। और मेरा भाई x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, लेकिन एक लाइन एडिट होगी, इसको हम लोग बोलते हैं बाय, भाई सेम प्रोपोर्शन का मतलब फर्स्ट ट्विंस बताओ क्या है, ये तो क्या मतलब, मतलब जितना x बढ़ेगा जिस यूनिट जिस नंबर से, उसी नंबर से y भी क्या होगा, कम होगा, ऐसे ना, जबकि ऐसा ऊपर वाले केस में नहीं था, ठीक है भाई। फिर हमारे पास था नो रिलेशन। नो रिलेशन के ऊपर क्या कोई लाइन ऑफ बेस्ट फिट आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, और सारे के सारे पॉइंट जो है वो पूरे ग्राफ पे क्या होंगे, स्कैटर हुए होंगे, कोई रैंडम पैटर्न या कोई पैटर्न उनका नहीं बन रहा होगा, ठीक है ना, रैंडमली फैले होंगे पूरे ग्राफ के ऊपर, ठीक है ना। ओके, फिर मेरा भाई हमने 6 पॉइंट के ऊपर हमने एक चीज देखी जिसका नाम था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पेज पलटने की आवाजें क्यों आ रही है यार मेरे कानों में, बंद कर देना, देख के बताना तो मैं पूछूं ही नहीं, सब सारे फिर बंद कर दो, रफ है, अच्छा भाई कॉपी बंद कर दे यार, ठीक है ना, हाँ। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या बताता है, हाँ वही रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू वेरिएबल, लेकिन एक मैथमेटिकल एक फॉर्म में बताएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की मैंने एक रेंज लिखवाई थी, और हाँ भाई -1 to
पॉजिटिव 1 मूव कर रही थी, ऐसा ना। अगर मेरे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी? क्लोज टू 1 हो, क्लोजर टू पॉजिटिव 1, ऐसा ना। अगर मेरे पास परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू एग्जैक्ट 1 होगी, पॉजिटिव वाला, ऐसा ना। और अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्लोजर टू -1 हो रही होगी। और अगर मेरे पास परफेक्ट नेगेटिव है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू एग्जैक्ट -1 आ रही होगी। और अगर नो रिलेशन है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा? 0, ऐसा ना। ओके, फिर मेरा भाई मुझे एक बात ये बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का सिंबल क्या है? स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है ना। स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखवाए थे, याद है ना? तो नहीं भूलने चाहिए। पहला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला, पहला वाला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला, हाँ भाई पीछे वाला, हाँ बताओ। n into sum of xy minus okay over under root n okay फिर सम ऑफ y का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है मेरा भाई। ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, इसके हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। सेकंड फॉर्मूला, हाँ सेकंड फॉर्मूला कौन सा था? कि अंडर रूट b मल्टीप्लाई बाय d। अच्छा एक बात तो रही गई, अगर हम वापस ऊपर आए तो मुझे बताओ, क्या मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y के d को क्या मैं bxy लिख सकता हूँ? मसला तो नहीं है, ऐसा ना। और रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x को मतलब b को हम byx लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ऐसा ही ना, एक ही बात है। अच्छा भाई आगे आ जाते हैं। फिर मेरा भाई हमने एक थर्ड फॉर्मूला सीखा था, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ओवर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ऐसा ही फॉर्मूला था। हाँ भाई ब्लू शर्ट, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला जरा बताओ क्या है? एन टू, ठीक है, एन टू सम ऑफ वाई एन इंटू एन माइनस 1, सही कह रहा है भाई ये? हाँ ठीक है। हाँ लड़की, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है? n इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर एन ब्रैकेट बस, गलत होता है। अरीब क्या मिस्टेक है बेटा इस चीज में? अरीब ने जवाब दे दिया, अंडर रूट की मिस्टेक है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है।
अगर मैं अंडर रूट नहीं लगाऊंगा तो ये एस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना, अंडर रूट लाजमी आएगा। अरे मेरा भाई सम ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन वाई का जरा फॉर्मूला बता दें। अंडर रूट बड़ा छोटा, ओके, एन इंटू, ओके, बस एन माइनस वन। तो हमने ये कोई तीन फॉर्मूला अपने पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के क्या करे थे, देखे थे अपने पास, ठीक है ना। फिर 7वें नंबर पे हमने एक और चीज देखी थी अपने पास, जिसको हमने बोला था कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हाँ क्या बताएगा ये बताएगा वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ऐसा ना। चलो बेटा वेरिएशन किसकी बताएगा, वेरिएशन किस में बताएगा, नहीं मतलब वेरिएशन किसकी बताएगा, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स की, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स की। एक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स बोले तो डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मीन अगर मैंने ये चेक करना हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, तो मैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैलकुलेट कर दूंगा, ऐसा। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का जो सिंबल है वो है हमारे पास आर स्क्वायर। अच्छा, इसके कुछ फॉर्मूलाज भी मैंने आपको लिखवाए थे, बताओ पहला फॉर्मूला क्या था इसमें, अल्फा मल्टीप्लाई बाय 100 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो एक फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय 100। और एक अगर मैं थर्ड फॉर्मूला भी लिखूं तो मेरा भाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस एक्स ओवर का होल स्क्वायर, ऐसा ना, मल्टीप्लाई बाय 100, यही था। ओके सर, फिर मैंने ये कहा था, इसके ऊपर सवाल हमने सॉल्व करे थे क्या लास्ट क्लास में, कोफिशिएंट और डिटर्मिनेशन के ऊपर क्वेश्चन देख चेक करते हैं। सिर्फ हमने रीड कर लिया था, ओके चले आ जाए। पता है ये क्या चीज बन रही है, ये समरी बन रही है, आपके पास डिक्शनरी में होनी चाहिए, बना रहे नहीं बना रहे आप लोग, ऐसे बना रहे ना, तो ये सॉर्ट ऑफ आपके पास समरी भी मैंने तकरीबन बनवा दी है। भाई मैंने कहा था कि फॉर्मूलाज और की पॉइंट्स, कीवर्ड्स जो भी हैं, की पॉइंट्स और कीवर्ड्स और फॉर्मूलाज, ये आपके पास लिस्ट डाउन होने चाहिए। जिस तरह से हमने ये स्केटर डायग्राम देखा, सारे पॉइंट्स हमने अपने पास लिख लिए, ठीक है ना। सब कुछ भेज दूंगा मैं, लेकिन आप खुद भी तो कुछ करेंगे ना, हर जगह मैं मदद करने थोड़ी आऊंगा। यार कैसी बात है, हमारा भाई बातें रिकॉर्ड हो रही है यार। अच्छा आ जाओ, सवाल पे आ जाते हैं। मैं एक सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ, सवालात की पीडीएफ में भी शेयर कर दूंगा बेटा, ठीक है ना, अभी क्लास के एंड पे।
लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? बताएं भाई, लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन किया था? 5 किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूं। और एक काम ये करेंगे कि इसके पार्ट बी में देखो, डिटर्मिनेशन निकालने के लिए तो पहले सीओसी निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन निकालने के लिए तो पहले मैंने सीओसी निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सीओसी फॉर्मूला निकालना कोवेरिएंस वाले से। सीओसी आप जो निकालो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो कोवेरिएंस वाले फॉर्मूले से निकालना। ठीक है ना? शाबाश, फिर शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, पर डिस्कस करते हैं।
मुझे एक बात ये बताइए, मुझे एक बात ये बताइए कि अगर इसका सम निकाल लिया हमने तो सम ऑफ एक्स कितना आ रहा है? 1500। सम ऑफ वाई कितना आ रहा है? 330। सम ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? सम ऑफ एक्स स्क्वायर 4,55,000। सम ऑफ वाई स्क्वायर 20350। एक्स वाई और मेरा भाई n 6। ये सब आप भाई कैलकुलेटर निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया भाई कि स्टैट्स मोड में ऑप्शन 2 में आके डेटा पुट करोगे, AC प्रेस करोगे, शिफ्ट 1 प्रेस करोगे, ऑप्शन 4 में आने के बाद या ऑप्शन 3 पे सम है, किस पे 3 पे या 2 पे सम होगा, तो वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अगर मैं सर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकालता हूं तो n सम ऑफ एक्स वाई 6 मल्टीप्लाई बाय 95500 माइनस सम ऑफ x 1500 सम ऑफ y 330 डिवाइडेड बाय 6 into 6 minus 1। सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आती है? हाँ हाँ, तो फॉर्मूला लिखा है ना आपने, मैं ऊपर लिख के आ चुका हूँ ना बेटा, 2600। यार प्लीज बातों की आवाज नहीं आए यार, बातों की आवाज ना आए, काम की बात पूछने के लिए भी बात की आवाज नहीं आए। फिर सर अगर मैं स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स निकालता हूं तो अंडर रूट ऑफ n इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू n माइनस 1। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना बनता है? 126.49। और अगर मैं स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y निकालता हूं अंडर रूट ऑफ n सम ऑफ y स्क्वायर माइनस सम ऑफ y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1। तो मेरा भाई ये स्टैंडर्ड डेविएशन y कितना बनता है? 20.976 है, तो 98 कर लें इसको, ठीक है ना। तो मेरा भाई अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालूं तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2600 डिवाइडेड बाय 126.49 मल्टीप्लाई बाय 20.98। सो कितना बन रही है कोवेरिएंस की वैल्यू? कोफिशिएंट ऑफ क्वेश्चन की 0.979 ओके। 9797 की सीरीज चल रही होगी ना पूरी है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो मेरे पास आ गया और ये पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है, क्लोजर टू 1 है और पॉजिटिव में भी स्ट्रांग है क्योंकि 0.97 की कहानी है, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर सर अगर पार्ट ए में कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेशन निकालो COD, तो COD के लिए आर स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो मेरा भाई 0.9798 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 क्या बनती है वैल्यू? 90 कितना 00
02 96.02% का चेंज आ रहा है, इसका मतलब ऐसा। मसला नहीं है, मसला नहीं, जाने दो, सेट है। बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होगा, पूरा का पूरा रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, हर एक चीज, हर चीज यहाँ अप्लाई होगी। आगे चल के रिग्रेशन मॉडल, कोरिलेशन, हर एक चीज प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हारे पास अप्लाई होगी, ठीक है ना। जिस तरह से हम मिसाल दे रहे हैं सेल्स की, मार्केटिंग की, जीडीपी की, सेल्स की, बिल्स की, इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, आगे जाके बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास अप्लाई होंगी। इसको इस बात से बताता हूँ कि मैंने कुछ चीजें लिखवाई थी कि कुछ चीजें कैफ 6 के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, ठीक है, पूरा का पूरा रिग्रेशन एंड कोरिलेशन कैरी फॉरवर्ड, लेकिन वहां पे क्या है, एग्जाम्पल चेंज है, तो वो उस लेवल के लिहाज से, और जब वहां आएंगे तो वो भी चीज पढ़ेंगे। फिर कैसे निकालेगा? बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है, जब तो कैफ 6 में आई कैफ सिखा रहा है, वरना सिखाई नहीं, वरना सिखाई नहीं वो, ठीक है ना। हर चीज हमें याद रखनी है। चले मेरा भाई, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। और जिस तरह से हमारे पास एक हमने कोफिशिएंट और डिटर्मिनेशन देखा था ना, हम एक और चीज देखते हैं जिसका नाम है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। अब कोफिशिएंट और नॉन डिटर्मिनेशन भी आपको वेरिएशन बताता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लेकिन ये बताता है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स की, वो एक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स की बताता है, मतलब वो डिपेंडेंट वेरिएबल की बताता है, ये बताएगा इंडिपेंडेंट मतलब अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स की। 100 में सीधी सीधी माइनस कर देंगे, मतलब अगर 96% आ रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज है, तो इंडिपेंडेंट में 4% या 3.98% का चेंज आ रहा होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जितने परसेंट का चेंज आ रहा होगा वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन बताएगा, ठीक है ना। और कोफिशिएंट ऑफ COND, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला है 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, या 100 माइनस कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ऐसे कर लो, 100 माइनस कर लो, सही है ना।
मैं एक सवाल स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ, उसमें सॉल्व करना फिर। हाँ हाँ, ऊपर वाले का भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। जी हाँ लगेगा, एक्स्ट्रा से नहीं करेंगे ना मल्टीप्लाई, क्योंकि सीओटी ऑलरेडी मल्टीप्लाई पे 100 होगा ना, तो एक्स्ट्रा से नहीं करेंगे। अच्छा मेरी भाई, सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक्स और वाई आपसे आपको गिवन है, कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो, कोफिशिएंट और डिटर्मिनेशन निकालो, एंड कोफिशिएंट और नॉन डिटर्मिनेशन निकालो, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोलता हूं कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालोगे वो बी मल्टीप्लाई बाय डी वाले फॉर्मूले से निकाल लो। अब ये वाले फॉर्मूले से निकाल लो, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस है, ठीक है। पीछे कोविलेंस से निकाल दिया, ये वाले फॉर्मूले से निकाल, बी निकालो, डी निकालो और फिर आर निकालो। फिर पार्ट सी पर है प्रोबेबल एरर, ये एक नई तरीके की चीज है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले रिक्वायरमेंट ए एंड बी सॉल्व करें। हाँ वो रिक्वायरमेंट्स ये भी पढ़ेंगे ना, अभी पढ़ा थोड़ी हमने।
जी मेरा भाई हो गया। जी एक काम करें, मुझे पहले सम बताएं जरा। सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई। 5 ओके 552 37560 37028। ये क्या बता रहे हो? भाई सम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 0 यही है। और वाई स्क्वायर का क्या है? 38132 एक्स वाई 5 और एन मेरे पास कितना है? 8। तो अगर मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x निकालता हूं सबसे पहले, सो n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ x मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n सम ऑफ x स्क्वायर और सम ऑफ x का होल स्क्वायर। तो b कितना आ रहा है मेरा भाई? b की वैल्यू क्या आ रही है? 2/3। और अगर d की वैल्यू निकालें तो न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा, डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर 38132 माइनस सम ऑफ एक्स का सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर 552 का होल स्क्वायर। तो डी की वैल्यू क्या बनती है बेटा? 6/11। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालें अंडर रूट बी मल्टीप्लाई बाय डी करके, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6 तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना आ रहा है? 0.602। 2 के बाद क्या है? 29 है ना, तो बस 3 कर लो उसको, ठीक है ना। और अगर हम तो फिर 4 प्लेसेस भी तो जो बड़ा है ना चौथा नंबर पे, ठीक है, चौथा नंबर पे बड़ा है ना, चौथा नंबर भी लो, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 नंबर ले लो, और अगर फोर्थ प्लेस के ऊपर नंबर 5 से बड़ा हो तो उसको राउंड ऑफ कर लिया, तो फिर उसको ले लो, ठीक है। या अगर देखो 602 लो और तो 2 के साथ 9 भी लेना, वरना 603 ले लो, सही है ना। तो कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन अगर मैं करूंगा 0.603 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरा भाई ये क्या बनता है? 36.36%, ऐसा ना। मतलब इतने परसेंट का चेंज आ रहा है किसमें? डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन निकालूं तो 100 माइनस 36.36 के अंदर कितना बनता है? 63.68। जो मैं रखा वो बताऊं ना। हाँ 63.636, ये 4 कर लेना इसको फिर। अब सर बात आती है हमारे पास प्रोबेबल एरर, जो पार्ट इसका रिक्वायरमेंट सीधा, ठीक है ना। क्वेश्चन दिखा दें, एक सेकंड दोबारा देखें क्वेश्चन, एक सेकंड जल्दी से हम
अच्छा, प्रोबेबल एरर नाम की चीज मैं आपको बताऊं, स्टडी टेक्स्ट में प्रोबेबल एरर नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। प्रोबेबल एरर नाम की चीज स्टडी टेक्स्ट में, आईकेएफ के स्टडी टेक्स्ट में नहीं है। लेकिन आप जहां का भी मटेरियल उठाओ, प्रोबेबल एरर के आंसर उसमें, सवालात उसमें होंगे, ठीक है ना। इनफैक्ट आईकेएफ में जो पेपर आता है उसके अंदर भी प्रोबेबल एरर के आंसर्स आते हैं, सवालात आते हैं, लेकिन स्टडी टेक्स्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ बुक्स के रेफरेंसेस दिए होते हैं कि अपने के भाई इस बुक को वहां से ही पढ़ना चाहिए, इस टॉपिक को उस बुक से वहां से ही पढ़ना चाहिए। तो ये प्रोबेबल एरर दूसरी बुक्स के अंदर है, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों ने चूंकि पढ़नी ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो मैं पढ़ के बता दूंगा कि भाई कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, ठीक है ना। तो एक डेफिनेशन मैं लिखवाता हूँ, सो कॉपी करें, और फिर हम उस बारे में डिस्कशन करते हैं कि सर प्रोबेबल एरर होता क्या है। क्या हो गया बेटा? थोड़ी सी जगह छोड़ देना इसके बाद। जी एक मिनट, ये लीजिए, ये प्रोबेबल एरर की डेफिनेशन है, उसकी कुछ रिमार्क्स है, इसको अपने पास कॉपी करें, और फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये क्यों यूज होता है और क्या चीज है ये। शाबाश। जी भाई डन। रिमार्क्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो रिमार्क्स ही है, सबसे मेन गेम तो रिमार्क्स नहीं है यहाँ पर। ऐसे वैल्यू बढ़ा रहा हूँ ना, मुझे क्लास के एंड पे याद दिलाना, मैं बिल्कुल भेज दूंगा, ठीक है ना। मैं ग्रुप में मटेरियल शेयर कर दूंगा। हाँ पूरे वे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों। एमसीक्यूज उसमें आएंगे असाइनमेंट के अंदर। असाइनमेंट अभी शेयर नहीं करूंगा जब तक मैं चैप्टर कंप्लीट नहीं करा लूंगा, क्योंकि फिर तुम लोग परेशान हो जाओगे और तुम लोग फिर मुझे ही परेशान करोगे साथ में। चीजें मिक्स होंगी तो फिर बोलोगे यार 10 एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 2 सॉल्व हो रहे हैं, 8 सॉल्व नहीं हो रहे। तो इसीलिए मैं असाइनमेंट जब भी सॉल्व करूंगा, असाइनमेंट में सारे एमसीक्यूज हैं। कौन है? मुझसे पूछ लेना भाई।
बिल्कुल फ्राइडे को ऑफ होता है, संडे को ऑफ नहीं होगा, फ्राइडे को छुट्टी मिलेगी। कल छुट्टी है आप लोगों की। चले जी। अब सर अगर मैं प्रोबेबल एरर को देखूं तो लिखा हुआ क्या है कि टू चेक द रिलायबिलिटी, इधर इधर, तो मैंने ये तो बोला ना कि पेपर में आता है, ये नहीं सुना था। अपने मतलब की बातें सुनना, हमारे मतलब की तो बातें सुन भाई, मैंने बोला पेपर में आता है इसलिए पढ़ना है। अच्छा जी, तो प्रोबेबल एरर किस लिए यूज करते हैं, सवाल में लिखा हुआ क्या है, टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना रिलायबल है। तो अगर उसको हम लोग चेक करना हो तो हम प्रोबेबल एरर को यूज कर सकते हैं। अब प्रोबेबल एरर में कांस्टेंट वैल्यू है 0.6745, ठीक है ना, और 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ एन। सबसे इंपॉर्टेंट इसके रिमार्क्स हैं, लिखा हुआ क्या है रिमार्क 1 के अंदर कि इफ आर इज लेस देन प्रोबेबल एरर, मतलब अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू कम होती है और प्रोबेबल एरर की वैल्यू बड़ी होती है, मतलब फर्स्ट रिमार्क में लिखा हुआ है कि इफ आर इज लेस देन प्रोबेबल एरर, मतलब अगर आर की वैल्यू है 0.866 और प्रोबेबल एरर की वैल्यू है 0.966, ठीक है ना, तो हम क्या एविडेंस देंगे, देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ आर इज ग्रेटर देन प्रोबेबल एरर, अगर आर की वैल्यू प्रोबेबल एरर से बड़ी होती है, मिसाल के तौर के ऊपर आर है हमारे पास 0.9986 और प्रोबेबल एरर है 0.019, दैट मींस कि सर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, सिग्निफिकेंट है, वैल्यू रखता है अपने पास, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, सेकंड और थर्ड पॉइंट है, क्यों, क्योंकि सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट कनेक्टेड है आपस में। क्या लिखा हुआ है कि इफ आर इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, अगर आर की वैल्यू बड़ी होती है और प्रोबेबल एरर छोटा होता है तो मैं सिग्निफिकेंट मार्क करके नहीं आऊंगा वहां पर, मैंने थर्ड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना पड़ेगा। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ आर इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, आर इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, मतलब अगर आर में यही लूं 0.9986 और 0.019 को मल्टीप्लाई बाय 6 करूं तो वो कितना बनता है, 0.0196 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना बनता है, मतलब आर से बड़ा तो नहीं हो रहा ना, 0.9986 और वो कितना आ रहा है 114। तो आप लोग देख सकते हैं स्टिल आर की वैल्यू क्या है, प्रोबेबल एरर से बड़ी है। तो जब भी आर की वैल्यू प्रोबेबल एरर से बड़ी होगी तो मैं सिग्निफिकेंट नहीं लिखूंगा, मैं थर्ड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करा लूंगा, ये चेक करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर से भी ज्यादा, तो सवाल होगा हाईली सिग्निफिकेंट का, मार्क करके आ रहा हूँ सिग्निफिकेंट, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब भी सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही हो, थर्ड प्रॉपर्टी लाजमी क्या कर लेंगे हम लोग, चेक कर लेंगे, ऐसा ना। आप अपने केस में चलते हैं ऊपर। तो मेरा भाई यहाँ पर हमने एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं फिर करना, ठीक है ना। कोफिशिएंट डिटरमिनेशन निकाला था, डी में प्रोबेबल एरर निकालते हैं। अगर हम प्रोबेबल एरर निकालें 0.6745 और 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस 0.603 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एन कितना था 8, तो प्रोबेबल एरर की वैल्यू क्या आती है, प्रोबेबल एरर की वैल्यू क्या आती है, जीरो पॉइंट 151, तो 152 कर लेना इसको, सही है। तो प्रोबेबल एरर की वैल्यू क्या आ गई, 0.152 आ गई। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या था, 0.603 था। तो इसके लिहाज से आर की वैल्यू तो बड़ी हो रही है प्रोबेबल एरर से, क्योंकि आर की वैल्यू 0.603 और प्रोबेबल एरर है 0.152,
2, तो क्या सिग्निफिकेंट लिख दूं यहाँ पर? अभी थर्ड प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे। ये तो सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है कि इफ r इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, वो भी कर लेते हैं कि r की वैल्यू 0.603 और 0.152 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना बनता है? 0.91। अब उल्टा हो गया, 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर ज्यादा हो गया, r छोटा हो गया, तो मैं वापस अपनी रिक्वायरमेंट बी में आ जाऊंगा, रिमार्क बी के अंदर कि r जो है वो क्या है, प्रोबेबल एरर से बड़ा है, तो मैं बोलूंगा कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट। ये मैंने इंटरप्रेट कर दिया अपने रिजल्ट को, ठीक है। अभी तो बताया है भाई, अगर r की वैल्यू छोटी होती है प्रोबेबल एरर से, ये नीचे अभी तो बताया बेटा, ये रहा, अगर r की वैल्यू छोटी होती है प्रोबेबल एरर से तो क्या लिखा हुआ है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है? सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर r की वैल्यू बड़ी होती है प्रोबेबल एरर से तो क्या बोलोगे? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है? सिग्निफिकेंट है। लेकिन जब r की वैल्यू बड़ी होगी प्रोबेबल एरर से, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी क्या करेंगे? लाजमी वेरीफाई करेंगे। ऐसा ना हो कि r 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर से भी बड़ा हो। अगर ऐसा होता है कि r 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर से भी बड़ा होता है, तो फिर हम हाईली सिग्निफिकेंट अपने पास मार्क करेंगे, ठीक है ना। तो अपने वाले केस में हमने देखा कि r की वैल्यू थी 0.603 और प्रोबेबल एरर 0.152, इसका मतलब r बड़ा है, प्रोबेबल एरर छोटा है। तो लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी थी हमें, हमने जाकर थर्ड प्रॉपर्टी को देखा, तो थर्ड प्रॉपर्टी में 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर कितना था? 0.912। इसका मतलब 0.912 बड़ा हो रहा है और r की वैल्यू छोटी हो रही है, तो मैं रिक्वायरमेंट बी के रिस्पेक्ट से अपने पास सिग्निफिकेंट मार्क कर दूंगा। मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि मैं हाईली सिग्निफिकेंट मार्क कर सकूं, ठीक है ना। मैं ये बस अपने पास बता देता हूँ, सिंपल मैं कोड करता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट। जब बात समझ में आती है मेरी? क्या सब मेरे साथ हैं? एक सवाल मैं स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ मेरा भाई। कोई ब्रेक नहीं है, आधे घंटे का ब्रेक मिल गया, नहीं मैंने पूछ लिया था। कौन है जी? क्या आगे बढ़े भाई? कोई ब्रेक नहीं है भाई, किस बात का ब्रेक? मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था आप लोगों को। अब मुझे समझदार लगते हैं आप लोग के, एक बात की बात समझ में आ जाए सर। आओ सर, मल्टीप्लाई करने के बाद तो भी ग्रेटर हो रहा है, मल्टीप्लाई करने के, तो अगर मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा पी ग्रेटर हो रहा है, तो मैं अगेन रिक्वायरमेंट रिमार्क्स 2 में आ जाऊंगा ना। हाँ, नॉट सिग्निफिकेंट, तो मैं वेरीफाई कर लूंगा इस तरीके से देखकर। चूंकि थर्ड प्रॉपर्टी में आर ज्यादा, पी ज्यादा हो रहा है, आर कम है, तो मैं रिक्वायरमेंट बी में आ गया सीधा सीधा, ठीक है ना। चले जी, मैं एक सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ। और अपने पास हेडिंग डालो, अगर आप लोग मैनुअल वर्किंग से खुश हैं तो ठीक है, कैलकुलेटर की ट्रिक नहीं करते हैं। अगर मैनुअल वर्किंग से खुश नहीं है तो फिर कैलकुलेटर की ट्रिक भी कर लेते हैं। मैनुअल से खुश हो ना, तो ये छोड़ देते फिर, करो फिर मैनुअल से है। कैलकुलेटर सही है। अब एक बंदी आएगा बीच में बोलेगा सर अगर कैलकुलेटर से हो सकता है तो फिर मैनुअल क्यों कर रहे हैं हम? तो उसके लिए है कि अगर हमें डायरेक्ट सम की वैल्यू गिवन हो, सम ऑफ एक्स सम ऑफ फाइव, तो फिर कैलकुलेटर की ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है, फिर मैंने मैनुअली करना पड़ेगा, सही है ना। अच्छा जी, एक काम करो, स्टैट्स मोड में आओ, मोड की प्रेस करो, स्टैट्स मोड में आओ, ऑप्शन 2 में आओ, a प्लस बी एक्स में,
और डेटा पुट कर दें। मोड की प्रेस करो, ऑप्शन 3 स्टैट्स मोड, ऑप्शन 2, और x में x का डेटा पुट करें और y में y का डेटा। एक वैल्यू पुट करें, इक्वल टू दबाएंगे, नीचे वैल्यू पे आ जाएंगे। जरा x का डेटा पुट करें और y का डेटा पुट करें। कैलकुलेटर का है, इसके पास है, हमारा है। शेरोजा कैलकुलेटर है बेटा? नहीं है, नेक्स्ट क्लास में लेके आना, नेक्स्ट क्लास में नया वाला लेके आना, ठीक है ना? अरे बेटा कैलकुलेटर नहीं दिलाया अब्बू ने, अब्बू को बताया था कैलकुलेटर चाहिए, जो चीज चाहिए अब्बू को बता दो, वरना अगर भाई डेटा पुट करने के बाद मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, मैं अभी पर्सनल बातें कर रहा था क्लास वालों से, गाइडेंस दे रहा था आगे के लिए। अच्छा, तो अगर डेटा आपने पुट कर दिया है, डेटा पुट करने के बाद आप AC की प्रेस कर दीजिएगा, और AC की प्रेस करने के बाद अगेन शिफ्ट 1 प्रेस करें। शिफ्ट 1 प्रेस करने के बाद ऑप्शन 5 पे रिग्रेशन लिखा हुआ होगा, वो प्रेस करें, और अब ऑप्शन 3 पे लिखा हुआ होगा स्मॉल r, प्रेस करें, इक्वल टू दबाएं, चेक करें कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू भाई कैलकुलेटर क्या आ रही है, 0.85। 3 के बाद क्या है, 35 है ना, वो कर दो सब। ये आ गई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डायरेक्ट कैलकुलेटर से। अब इसका स्क्वायर करो, r स्क्वायर बताओ क्या आ रहा है, क्या बनता है, मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो करे ना। ओके, फिर प्रोबेबल एरर भी निकालो चलो। क्या बनती है पी की वैल्यू, पी की वैल्यू क्या आ रही है, 0. भाई कहीं निकाल रहे, नहीं निकाला, सारे हाथ रख के बैठे हैं। 0.0
6108 आ रहा है वाह ओके। तो सर अब मैंने रिजल्ट इंटरप्रेट करना है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो अगर मैं देख के पता करूं तो आर तो पीई से ज्यादा ही है। आर तो पीई से ज्यादा ही है, तो बजाय मैं सिग्निफिकेंट के मार्क करूं, मैं जरा आर इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ पीई भी चेक कर लेता हूं। तो 0.854 और 0.061 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 0.366। तो r की वैल्यू इज स्टिल ग्रेटर देन 0, प्रोबेबल एरर 6 टाइम्स ऑफ पीई। तो मैं क्या कोट करूंगा अपने पास कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज हाईली सिग्निफिकेंट, ऐसा ना। दोस्तों क्या मेरी बात समझ में आती है? ऑनलाइन में बेटा सबको क्लियर है? सर कैलकुलेटर ट्रिक दिखा दें। ओके आगे बढ़े जी। अगर 6 टाइम्स ऑफ पी की वैल्यू बड़ी हो जाती तो फिर मैं सिग्निफिकेंट मार्क कर देता रिक्वायरमेंट बी के लिहाज से, जैसे ऊपर हमारे सवाल में किया हमने। ये लीजिए क्वेश्चन देखें। अच्छा स्टडी टाइप सबके पास है या नहीं है? लेकिन मैंने कहा था कि पीडीएफ अगर है तो सही है, और अगर हार्ड कॉपी किसी ने ले लिया तो वो भी सही है। तो फिर दोबारा सिग्निफिकेंट में आ जाऊंगा, ये सौ वाले सवाल में आया था। भाई अपने में आइडेंट डालो। रैंक कोरिलेशन, अपने पास हेडिंग डालें रैंक कोरिलेशन, रैंक रैंक RANK। नहीं रैंक कोरिलेशन आखिरी है क्योंकि उसमें दो चीजें हैं। भाई आगे मूव करें। ओके चलो इधर आ जाओ। रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन हम यूज करते हैं जब वेरिएबल्स अनमेजरेबल हो। जब वेरिएबल्स क्या हो, अनमेजरेबल हो, लेकिन हम उनको जज कर सकते हैं। जब भी हमारे पास वेरिएबल अनमेजरेबल होते हैं तो, और लेकिन हम उनको जज कर सकते हैं बाय ऑर्डर और रैंकिंग करके, तो मैं क्या कर सकता हूँ उस केस के अंदर मैं रैंक कोरिलेशन निकाल सकता हूँ। अब रैंक कोरिलेशन में दो डिफरेंशिएशन है बीच में, मतलब दो मेन पार्ट्स हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं टाई रैंक, टाई रैंक, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं अनटाई रैंक।
अनटाई रैंक का मतलब ये है कि फर्स्ट पोजीशन किसी दूसरे बंदे की नहीं आनी, एक ही फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड, एक फोर्थ, एक फिफ्थ, एक सिक्स, ये अनटाई रैंक है। और टाई रैंक का मतलब क्या है कि फर्स्ट पोजीशन 2 बंदों की आ जाए, सेकंड पोजीशन 3 बंदों की आ जाए, इसको बोलते हैं हम लोग टाई रैंक, ठीक है ना। सो अगर अनटाई रैंक है तो अनटाई रैंक के अंदर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कि रैंक कोरिलेशन, आर एस का सिंबल है इसका, रैंक कोरिलेशन आर एस, स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन नाम है पूरा इसका, ठीक है ना। रैंक कोरिलेशन हमारे पास का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। 1 माइनस 6 इंटू सम ऑफ डी स्क्वायर ओवर n क्यूब माइनस n। ये d क्या है? d का मतलब है डिफरेंस इन रैंकिंग, और डिफरेंस इन रैंकिंग हम निकालते हैं रैंक 1 माइनस रैंक 2 करके। डिफरेंस इन रैंकिंग हम निकालते हैं रैंक 1 माइनस रैंक 2 करके। तो बात आती है टायर रैंक पर। तो टायर रैंक का फॉर्मूला हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा चेंज होता है टायर रैंक का फॉर्मूला। टायर रैंक का फॉर्मूला है आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ डी स्क्वायर प्लस सी एफ डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन। अब ये सी एफ क्या है? ये सी एफ है करेक्शन फैक्टर, ठीक है। जब एक रैंक 2 बंदों को देते हैं ना तो वैल्यूज के अंदर थोड़ा सा मसला होता है, तो हमें करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सी एफ की वैल्यू क्या है? इसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर। और करेक्शन फैक्टर में, करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला है m क्यूब माइनस m डिवाइडेड बाय 12। CF का फॉर्मूला क्या है? m क्यूब माइनस m डिवाइडेड बाय 12। और यहाँ पर m क्या है? हाँ, स्क्वायर सिर्फ d पर है, स्क्वायर सिर्फ d पर है, सिर्फ न्यूमरेटर में ब्रैकेट। और m क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ रैंक टाई, मतलब कितनी दफा रैंक टाई हो रहा है। सेकंड पोजीशन कितने बंदों की है? 4 बंदों की है, तो m यहाँ पे 4 हो जाएगा। थर्ड पोजीशन 6 बंदों की है, 6 बंदे ऐसे हैं जिनकी थर्ड पोजीशन आई है, तो m 6 हो जाएगा उस केस के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ रैंक टाई। और एक और चीज देखो, इसमें जो हम रैंकिंग करते हैं, इसमें जो हम रैंकिंग करते हैं वो एवरेज करते, एवरेज दे करते हैं। एवरेज ऑफ देयर रैंक, उनके रिस्पेक्टिव रैंक का एवरेज लेके हम रैंकिंग करते हैं, ठीक है ना। कॉपी करें इसको, कर लिया। अनमेजरेबल, लेकिन उनको जज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर मेरे पास कोई 10 किस्म के फ्लावर्स रखे हुए हैं, लेकिन उनको मैं वो फ्लावर्स रखे हैं पर 10 किस्म के। अब मैं उनको कोई मार्क्स थोड़ी दे सकता हूँ कि भाई इसके 5 मार्क्स है, इसके 10 मार्क्स है, खूबसूरती में अच्छा है, लेकिन उनको जज कर सकता हूँ कि हाँ कौन ज्यादा अच्छा है खूबसूरती में, कौन काम अच्छा है खूबसूरती के अंदर, ठीक है ना। या कोई हार्ड वर्किंग पर्सन है, उसका हार्ड वर्क तो मेजर नहीं कर सकता, तो मैं जज कर सकता हूँ कि हाँ यार ये कंपैरेटिवली हार्ड वर्कर है उस बंदे से। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो फिर मैं रैंक कोरिलेशन उसमें यूज कर लेता हूँ। उनके रैंक का जो उनके रैंकिंग आ रही होती है उसका एवरेज लेके करते हैं। सवाल सॉल्व करूंगा जब बता, ठीक है। एक बात याद रखना,
यहाँ पर तुम्हारी समरी कंप्लीट हुई है, ठीक है। कल मैं सबकी समरी चेक करूंगा, 70% मैंने ऊपर बनवा दी है और 30% ये चीजें लिखी हुई है, तो सबकी समरी जो है ना वो कल तैयार होनी चाहिए रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, ठीक है। मैं ये पीडीएफ ही भेज रहा हूँ, ठीक है ना, ये पीडीएफ ही वर्किंग पीडीएफ भेज रहा हूँ ग्रुप के ऊपर। जो बच्चे ग्रुप में नहीं है ऐड हो जाओ, ताकि फिर मैं उनको ग्रुप पे ये पीडीएफ भेज दूंगा, सही है ना। एक काम करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। जिनकी पहली क्लास है वो जरा आ जाए मेरे पास, ठीक है ना जी। बिल्कुल कल ऑफ है बेटा।